सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। फ्रेंड्स, प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक लेक्चर 1 में हमने इसकी टेक्निक के बारे में समझा। प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक कैसे यूज़ करते हैं हम, और बिजनेसेस के अंदर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे हमें हमारे जो कंट्रोल है, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो कंट्रोल में है या कंट्रोल में नहीं है। अगर कंट्रोल में नहीं है तो उसको कंट्रोल में लाना किस तरीके से, वो हम यहाँ पे चार्ट की मदद से कैसे कर सकते हैं, वो टेक्निक हमने सीखी थी। और उसका एक एग्जांपल भी देखा था नॉर्मल, कि जैसे हमें पता चले कि किस तरीके से हमें एक्स बार चार्ट और आर चार्ट प्रिपेयर करना है। आज एक और एग्जांपल देखते हैं उसका। जो पहले एग्जांपल था उसमें हमें पूरी डिटेल डायरेक्ट दी गई थी। अगर हमें यहाँ पे सैम्पल्स, यानी कि जो सैंपल होते हैं उसके ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो उसकी फिर कैसे कैलकुलेशन करनी है और किस तरीके से उसके चार्ट बनते हैं, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखो, एक एग्जांपल ये है कि यहाँ पे 10 सैंपल्स दिए हुए हैं। 10 सैंपल ईच ऑफ साइज 5 आर ड्रॉन फ्रॉम अ प्रोडक्शन प्रोसेस। द फॉलोइंग टेबल गिव द वैल्यू ऑफ एक्स बार एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंपल। सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ा सुधारना है मुझे, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे हमें जो डिटेल दी हुई है वो एक्स बार और आर की नहीं दी है। द फॉलोइंग टेबल्स गिव द details. The following tables give the details obtained from the sample. सैंपल से ली हुई डिटेल हमें दी है। ड्रो एक्स बार एंड आर चार्ट एंड रिपोर्ट अबाउट द स्टेट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब सैंपल नंबर यहाँ पे 1 to 10 दिए हुए, फिर उसके दिए ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या है, तो इसका मतलब होता है हमने 10 सैंपल लिए और एक सैंपल के अंदर हमने कितने ऑब्जर्वेशन लिए, वो। जैसे कि देखो, यहाँ पे सैंपल नंबर 1 है, तो उसमें हमने पहला ऑब्जर्वेशन जो है हमारा, मतलब वेरिएबल वैल्यू जो है वो है 72, दूसरा है 70, तीसरा है 75, फोर्थ है 73 और 5 है 75। अब ये वैल्यू हमें दी है, बराबर। 10 सैंपल ईच साइज 5, मतलब सैंपल जो है एक है हमारा, उसके अंदर हमने कितने ऑब्जर्वेशन देखे, 5। तो ये 5 ऑब्जर्वेशन जो है ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी वैल्यू हमें दी है। अब इसके ऊपर से हमें जब चार्ट बनाना है एक्स बार और आर, तो सबसे पहले तो ये जो ऑब्जर्वेशन दिए है उसमें से हमें एक्स बार और आर की वैल्यू फाइंड करनी है, कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम चार्ट बना सकते हैं। तो पहला एग्जांपल मैंने दिया था, वो एग्जांपल के अंदर सीधा हमें एक्स बार और आर की वैल्यू ही दी थी। तो डायरेक्ट हमने क्या किया था, डायरेक्ट उसके ऊपर से हमने लिमिट्स फाइंड की, और लिमिट्स फाइंड करने के बाद सीधा उसको ड्रॉ कर दिया ऑन चार्ट पेपर, और हमें वहाँ से सीधा चार्ट से फाइंड हो गया कि ये प्रोसेस कंट्रोल में है या नहीं है। बट यहाँ पे जब आपको ये ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन है, एक नंबर का जो है 72, 2 नंबर का 70, थर्ड नंबर की वैल्यू है 75, 73 और 75। तो आपको इस पांचों जो है सैंपल के ऑब्जर्वेशन, इसको टोटल करने हैं पहले। तो फिर उसको हम बोलेंगे सिग्मा एक्स, मतलब कि आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। एक्स इज अ वेरिएबल, और ये वेरिएबल है, आपकी वैल्यू आपने दी है। यहाँ पे टोटल सैंपल कितने हैं, 10, तो m इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू 5। n इज इक्वल टू 5 मतलब उसमें 5 ऑब्जर्वेशन है।
और वो ऑब्जर्वेशन की हमें डिटेल दी है, तो यहाँ से आपका जो है वो आंसर शुरू होता है। ये यहाँ से आपको सबसे पहले सिग्मा एक्स करना है, यानी कि जो है ये सबका टोटल करना है, बराबर। ये टोटल आ गया यहाँ पे 365। उसी तरीके से हम 10 जो ऑब्जर्वेशन है उसके सब हम टोटल कर लेंगे, तो इस तरीके से हम उसके टोटल मिल जाते हैं 380, 370, 365, 370 और 395। अब उसके अंदर से एक्स बार फाइंड करना है, तो ये जो 365 है वो कितने ऑब्जर्वेशन हमने थे उसके अंदर 5, तो उस 365 को डिवाइडेड पर कर देंगे 5 से, तो 73 सबको 5 से डिवाइड करेंगे, 76, 76, 76, 72, 76, 75, 73, 74 और 79। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मिल जाएगा एक्स बार। अब रेंज, रेंज यानी कि आर, आर कैसे मिलता है, तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कौन सा है, सबसे हाई वैल्यू क्या है 75 और सबसे लोअर वैल्यू क्या है 70। तो आर एच माइनस आर एल, एच माइनस एल ये होता है आर की फॉर्मूला। तो एच इज इक्वल टू हायर वैल्यू 75 और लोअर वैल्यू 70, तो यहाँ पे मिलेगा 5। उसी तरीके से सेकंड में देखें तो 78 और 73, 78 सबसे हाई वैल्यू है और 73 सबसे लो है, तो 5। फिर उसी तरीके से 8, 6, 5, 10, 8, 7, 4, 2 ये मिल गया हमें आर की वैल्यू। अब एक्स बार का टोटल कर लेंगे, तो सिग्मा एक्स बार 750 और सिग्मा आर मिल जाएगा 60। ठीक है, अब इतनी कैलकुलेशन करने के बाद हम देखते हैं फिर उसका लिमिट्स की कैलकुलेशन। अब देखो लिमिट की कैलकुलेशन में हम सबसे पहले यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के अंदर ये वैल्यू दी होती है n इक्वल टू 5 के लिए और n इक्वल टू 10 के लिए, और हमारा n जो है वो 5 है, मतलब ऑब्जर्वेशन जो है 5 है, तो हम यहाँ पे A2 की वैल्यू इस तरीके से लेंगे और D3 की वैल्यू इस तरीके से लेंगे और D4 की वैल्यू इस तरीके से लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये भी एक कैलकुलेशन ऐड की है। मान लो कि अगर आपको A2 की वैल्यू नहीं दी है, A2 की वैल्यू आपको अगर नहीं दी है, तो फिर आप किस तरीके से उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वो चलिए। सबसे पहले एक्स बार चार्ट की हम वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स डबल बार मतलब सिग्मा एक्स बार अपॉन एम। एक्स सिग्मा का हमको यहाँ पे सिग्मा एक्स बार का टोटल मिला था 750 और 10 हमारा सैंपल है, तो 75 हो गया एक्स डबल बार। आर बार फाइंड करते हैं 60 डिवाइड बाई 10 यानी कि 6। अब A2 की ये फॉर्मूला है, A2 के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया है कि A2 इज इक्वल टू 3 अपॉन D2 रूट n। अब D2 की वैल्यू हमें दी होती है क्वेश्चन में 2.23। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे ये वैल्यू नहीं दी है, बराबर, और ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसकी जगह पे आपको D2 की वैल्यू दी होगी, D2 इज इक्वल टू 2.33। तो इस तरीके से इसकी ये फॉर्मूला है A2 की 3 अपॉन D2 रूट n, 3 डिवाइड बाई 2.33 इंटू एन, रूट एन मतलब n इक्वल टू हमारा 5 है, तो इसकी वैल्यू हमें इस तरीके से मिलेगी 0.57। अगर आपको नहीं दिया है A2 और अगर आपको दिया है A2 की जगह पे D2, तो ही आपको ये कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब लिमिट्स। एक्स बार चार्ट के लिए लिमिट, सबसे पहले UCL एक्स डबल बार प्लस A2 आर बार, तो 75 एक्स डबल बार था, A2 0.75 मिला, आर बार 6 था, तो 78.42 और CL इज इक्वल टू एक्स डबल बार 75, LCL होता है एक्स डबल बार माइनस A2 आर बार, तो 75 माइनस 0.757 इंटू 6 यानी कि 75 प्लस माइनस 3.42, तो 71.58 ये हो गई एक्स बार चार्ट की लोअर लिमिट। ठीक है, अब कंट्रोल लिमिट्स फॉर आर चार्ट के लिए कंट्रोल लिमिट सबसे पहले UCL वो होता है D4 आर बार, D4 की वैल्यू दी थी n इज इक्वल टू 5 के लिए लेनी है, CL यानी कि आर बार और LCL D3 आर बार 0। ठीक है, अब देखते हैं चार्ट, एक्स बार चार्ट।
अब एक्स बार चार्ट के लिए हम एक्स बार की वैल्यूज देखते हैं और हमने यहाँ पे किस तरीके से वो वैल्यू फाइंड की है वो आपको देखना है। अब हम चार्ट के अंदर यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू लेंगे। चार्ट के अंदर हमें लेना है एक्स बार की वैल्यू। अब देखो एक्स बार जो है यहाँ पे शुरू होता है 72 और 79 तक वैल्यू है। अब ये जो मेजरमेंट लेना है ना आपको ग्राफ के अंदर वो इंपॉर्टेंट है। ग्राफ बनाना बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे मैंने सैंपल लिखे, सैंपल 1 to 10 है और यहाँ पे देखो मैंने 70 से शुरू किया और जो ये स्केल माप जो लिया ना मैंने, स्केल माप ये जो एक 5 सेंटीमीटर का जो स्केल माप होता है वो स्केल माप यहाँ पे लिया है। स्केल 71, 72, 73 मतलब कि एक, यानी इसके हम बोल सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। अब ये 1 क्यों लिया मैंने और 70 से क्यों शुरू किया वो आपको समझना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। चलो तो एक्स बार चार्ट हम जब बनाते हैं तब उसमें स्केल कैसे लेना है, वो स्केल के लिए यहाँ पे देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मतलब हाई वैल्यू कौन सी है ये देखना है हमें यहाँ पे। तो 76, 77, 79 सबसे हाई वैल्यू जो है वो है 79। चलो उसके बाद सबसे लोअर वैल्यू कौन सी है? इज 72? यस 72। तो सबसे हाई वैल्यू में से सबसे कम वैल्यू जो है वो हमें माइनस कर देना है, तो आंसर मिलेगा हमें 7। ठीक है, अब ये 7 को हम डिवाइड कर देंगे बाय 10 तो आंसर हमें मिलेगा 0.7 यानी कि अप्रोक्स 1। अब 10 से क्यों माइनस किया, डिवाइड किया मैंने? तो जब हमारा जो ग्राफ होता है वो कोई 5 सेंटीमीटर का होता है, कोई 10 सेंटीमीटर का होता है। मान लेते हैं हम कि जो भी ग्राफ पेपर हमारा वो 10 सेंटीमीटर का है, तो 10 सेंटीमीटर से हमें वो माप लेना है, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दूंगा, आपको 1 का माप आएगा। इस तरीके से हम जब स्केल माप डिसाइड करेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ जो है वो 10 to 12 या फिर 13, 14 तक ही बनेगा। और ऐसा ही ग्राफ जो है वो आपके काम का है, मतलब आपको सही लगेगा, वो रिप्रेजेंट करने में भी अच्छा लगेगा, सामने वालों को देखने में भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है। तो इस तरीके से हमने 1 का माप सिलेक्ट किया। अब मैंने 70 से क्यों शुरू किया? तो मुझे मालूम है अगर मैं 1 से शुरू करूंगा तो मुझे कहाँ तक जाना है? 79 तक जाना है। तो कितना बड़ा ग्राफ होगा। और दूसरा ये कि जो लोअर वैल्यू है वो तो 72 है मेरी, तो 72 तक तो कोई ग्राफ में पॉइंट आने वाला ही नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया 70 से। बराबर, तो 70 से हम स्टार्ट करेंगे माप यहाँ पे स्केल, तो 70 से लेके जाएगा 80 तक, तो ये 10 कॉलम का ग्राफ ये बन गया। अब जब आप ऐसा करते हो तो देखो ये जो ये रो जो है बराबर वो हम बोलते हैं एक्स, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। दो एक्सिस होते हैं ग्राफ के अंदर और इसको एक्स बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम वाई। तो एक्स पे जो है वो सैंपल लेना है और वाई पे जो है वो एक्स बार की वैल्यू लेनी है। अब जब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जनरली 0 होता है, ये जो है वो ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे जनरली 0 होता है। और आप जब 0 से इन लोग को 70 से स्टार्ट करते हैं तो आपको जो ग्राफ है वहाँ पे इसको आपको ऐसे क्रॉस कर देना। क्यों? क्योंकि आपने सीधा 1 से स्टार्ट नहीं किया है, 0 से 70 तक का ग्राफ आपका जो है कट है, मतलब यहाँ पे आपको ऐसे मार्क करना है, जो एक्स जो वाई वाली जो लाइन होती है, जो कॉलम होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये 70 से इस तरीके से शुरू हुआ। अब हमें फर्स्ट सैंपल जो था उसका यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू जहाँ पे आती है वहाँ पे 1 पॉइंट लेना है, सेकंड का जो आता है वहाँ पे इसकी वैल्यू लेनी है, थर्ड की जो आती है उसकी यहाँ पे वैल्यू लेनी है, फोर्थ की यहाँ पे लेनी है, फिफ्थ की यहाँ पे। आप ऐसा पॉइंट भी अपने ग्राफ में भी कर सकते हैं ताकि आपको पॉइंट अच्छे से दिखे। एक पॉइंट यहाँ पे, अभी ग्राफ तो बन गया। अब ये कंट्रोल में है या नहीं, इसके लिए हमें कंट्रोल लिमिट भी यहाँ पे दिखानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे UCL दिखाएंगे। UCL जो थी वो उसकी वैल्यू जहाँ पे आती है, मतलब 78 पॉइंट समथिंग था, तो 78 79 के बीच यहाँ पे आएगी। LCL जो है वो 71 से 72 के बीच में आएगी, और CL जो है वो एग्जैक्ट 75 थी, तो एग्जैक्ट 75 पे आएगी। अब ये लिमिट जो है वो हमने कैलकुलेट की थी, वहाँ से हम उसकी वैल्यू भी देख लेते हैं। देखो ये UCL थी 78.42, ये 75 और ये 71.58। तो इस हिसाब से जो UCL थी
जो यूसीएल थी वो 78.4 यानी कि यहाँ पे आ गई 75 और ये 71.58। तो ये अब इसका इंटरप्रिटेशन कंक्लूजन हम देते हैं तो कंक्लूजन क्या आएगा। अब देखो ये जितने भी पॉइंट है ए पॉइंट ये सब जो है वो यूसीएल और एलसीएल के अंदर ही है और एक ही पॉइंट ऐसा है जो यूसीएल से बाहर है। देखो प्रोसेस है ना कभी भी, अब ये सीएल मतलब कंट्रोल लाइन है, अब ये कंट्रोल लाइन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा पॉइंट जो है वो इसी को मिले तो ही प्रोसेस कंट्रोल में है। उतार चढ़ाव तो आने वाले ही है, बराबर। तो कभी प्रोसेस डाउन है कभी प्रोसेस अप है। अब ये 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आए, बराबर। अभी प्रोसेस डाउन है फिर ज़्यादा है फिर डाउन है। ये देखो कंट्रोल पॉइंट पे ही मिला, कंट्रोल लाइन पे ही मिला, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। पर ये जो है वो हम बेर कर सकते नहीं, मतलब कि यहाँ तक जाए तो सही है, यहाँ तक जाए तो भी सही है। मतलब कभी अच्छा प्रोडक्शन बन गया तो अपर लेवल तक जाए सही है, कम बना तो लोअर, मतलब कि क्वालिटी कब कम हुई तो लोअर लाइन तक सही है, उसके बाद सही नहीं है। अच्छी हुई तो अपर लाइन से बाहर जाए वो सही नहीं है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस कंट्रोल है वो कंट्रोल में नहीं है। ये जो प्रोसेस है वो कंट्रोल में नहीं है क्योंकि एक पॉइंट जो है वो हमारा यूसीएल के बाहर रहता है। सारे पॉइंट जो है वो यूसीएल और सीएल के अंदर रहते, यूसीएल और एलसीएल के अंदर रहते तो प्रोसेस कंट्रोल में है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि पॉइंट नंबर 2, नॉट पॉइंट नंबर 2, नो पॉइंट नंबर 10। इसको भी मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, आगे की जो क्वेश्चन था उसका ही सीधा कॉपी पेस्ट हो गया है। बराबर, ये पॉइंट नंबर 10 आएगा यहाँ पे। पॉइंट नंबर 10 जो है वो सब चला गया। पॉइंट नंबर 10 जो है वो यूसीएल के बाहर रहता है, इसलिए द प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल। ये हम इंटरप्रिटेशन यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए एक्स बार का हो गया। अब देखते हैं आर चार्ट। आर चार्ट के अंदर भी सेम उसी की तरह से हमको करना है, पर यहाँ पे हमने जो माप लिया है वो 0 से लेकर 13 तक, तो उसका भी माप मैंने जिस तरीके से आपको अभी प्रोसेस बताई उसी तरीके से हम देख लेते हैं उसी हिसाब से लिया है या नहीं। देखो यहाँ पे है आर की वैल्यू, सबसे ज़्यादा वैल्यू है 10 और सबसे कम वैल्यू जो है वो 2। तो सीधा सिंपल है कि 1 से माप ले लीजिए आप, 1 से 10 या 12 तक आप आराम से ले सकते हैं। और यही ध्यान में नहीं रखना है आपको, ये भी समझना है। हाँ, आपको देखो यहाँ पे हम आ जाते हैं। सबसे हाई वैल्यू क्या थी यहाँ पे 79। अब उसको हमें यूसीएल से कंपेयर करना है और यूसीएल कितनी थी 78। सबसे कम वैल्यू क्या थी, सबसे कम वैल्यू एक्स बार में क्या थी 72। हाँ ये 72। और देखो यहाँ पे ये एलसीएल कितनी है 71। तो हमें इसमें से दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो लेना है और इसमें से जो कम वैल्यू है वो लेना है, फिर उसका जो है वो माइनस करना है। तो यहाँ पे 8 मिलेगा, उसको 10 से डिवाइड करना है तो 0.8 मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, चलो आर के अंदर, आर के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू वहाँ पे कौन सी थी 10 और यहाँ पे यूसीएल थी 12.72। सबसे कम वैल्यू थी 2 और यहाँ पे सबसे कम क्या है 0। तो यहाँ पे 10 में से कौन सा लेंगे हम 12 और 2 में से कौन सा लेंगे 0। तो 0 से 12 यानी कि 0 से 13 तक का हमें ग्राफ बनाना है, तो 1 का हम मेजरमेंट ले लेते हैं। इस हिसाब से हम मेजरमेंट डिसाइड करेंगे चार्ट के अंदर, ठीक है। एक्स यहाँ पे जो है वो सैंपल है, यहाँ पे जब जो लिखा है वो क्या है सैंपल, और वाई अक्स जो यहाँ पे है, वाई एक्सिस पे यहाँ पे जो लिखा है वो क्या है हमारी आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू देखो ये जो है एलसीएल है वो यहाँ पे 0 पे आ जाएगी और सीएल यहाँ पे 6 और यूसीएल जो है वो 12 पॉइंट समथिंग था तो यहाँ पे आएगी। अब इसके पॉइंट जो मिले, फर्स्ट सैंपल का पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, सेकंड पॉइंट का यहाँ पे, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। आपको ये ग्राफ पेपर पे ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है, आपको एग्जाम में भी ग्राफ पेपर ही दिया जाएगा, वहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये प्रैक्टिस करना है आपको ग्राफ पेपर पे। यहाँ पे मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ कि इस तरीके से पॉइंट मिलेंगे, वहाँ पे आपको स्केल लेके अच्छी तरीके से माप मेजरमेंट लेके ही आपको पॉइंट्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे देखो सारे पॉइंट जो है वो यूसीएल और एलसीएल के बीच में ही है, कोई भी पॉइंट
UCL से बाहर या LCL से बाहर नहीं जा रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि द R चार्ट ऑल पॉइंट्स आर फॉल इनसाइड कंट्रोल लिमिट्स, सो प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल विद द रिस्पेक्ट ऑफ रेंज। एवरेज के हिसाब से यानी कि एक्स बार के हिसाब से प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है, नॉट अंडर कंट्रोल, और रेंज के हिसाब से कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल हमने लिया जहाँ पे हमें एक्स बार की वैल्यू फाइंड करनी थी, आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, फिर हमें क्वेश्चन सोल्व करना था यानी कि चार्ट बनाने थे। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल जो भी आपके बुक्स में भी है उसको आपको प्रैक्टिस करना है। आपको ये लेक्चर उसमें वहाँ पे भी हेल्प करेगा। अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप एक बार फिर से लेक्चर देख लेना और समझ के फिर अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना। और अगर आपको कोई ज़्यादा क्वेरी है और मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे है, आप मुझे व्हाट्सएप से डायरेक्ट थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड।